Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों, हम फर्स्ट चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं. तो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर है अपना ये. इसमें कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है, क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए एंड फिर सॉल्यूशन देखिए. आप थोड़ा स्किप करके आगे टाइम को आगे बढ़ा के भी बच्चों सॉल्यूशन देख सकते हैं. अगर आपका बिल्कुल सही जा रहा है तो फिर आप अपना टाइम बचा के आगे मूव कर जाइए. और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मैं गलत कर रहा हूँ तो आप फिर सॉल्यूशन को अच्छे से बच्चों देखिए. तो क्वेश्चन आपके सामने है, चलते हैं बच्चों सॉल्व करने. फिगर शोज टू लार्ज मेटल प्लेट्स P1 एंड P2. तो बच्चों अपने को ये दो प्लेट दे रखी है P1 P2, है ना, टाइटली हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर. अब बच्चों ये डायग्राम जब मैंने यहाँ पे देखा था तो इसमें क्या था कि एक्चुअल में ये जो प्लेट्स थी ना, ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस पे दी हुई थी. लेकिन जब क्वेश्चन में बोला है कि टाइटली हेल्ड, तो इसका मतलब है कि बच्चों इनके बीच में गैप नहीं है, ये दोनों प्लेट्स टच है. तो ये दोनों प्लेट्स टच है, तो डायग्राम को मैंने थोड़ा सा करेक्ट करके, हो सकता है दूसरी बुक्स में आपको डायग्राम में ऐसा मिले कि ये प्लेट्स के बीच में आपको गैप मिले, बट गैप अभी इनिशियली है नहीं, टाइटली हेल्ड है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल टच में है बच्चों ये. तो डायग्राम को मैंने करेक्ट किया इसको. और इन्होंने बोला है बच्चों कि दो प्लेट्स तो टच में है, आपस में टाइटली हेल्ड है. और कहाँ रखी है, एक पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज, और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है. उन दोनों के बीच में बच्चों इसको रखा है. और ये जो चार्जेस है ये इनको ज्वाइन करने लाइन के परपेंडिकुलर पे है. इस तरह से ये चार्जेस है. पहला पार्ट है, व्हाट विल हैपन टू द प्लेट्स व्हेन दे आर रिलीज्ड. जब हम इनको छोड़ेंगे तो क्या होगा. तो पहले हम समझते हैं कि बच्चों जो मेटल प्लेट्स है, तो मेटल प्लेट्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव रिपेल करता है. तो होगा क्या बच्चों, ये जो प्लेट है इसके इधर वाले फेस पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएंगे. तो इस वाले फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो, और इसको छोड़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस वाली प्लेट पे. तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है. ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो प्लेट को खींचेगा. ये P1 प्लेट को ये प्लस क्यू खींचेगा, P2 प्लेट जो है उसको माइनस क्यू. अगर हम ये माने कि ये प्लस क्यू इस P2 प्लेट को रिपेल करेगा और P1 को अट्रैक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली P1 प्लस क्यू की तरफ शिफ्ट होगी और P2 बच्चों माइनस क्यू की तरफ शिफ्ट होगी. तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी. कुछ ऐसी सिचुएशन हमें मिल जाएगी. तो प्लेट्स विल बी अट्रैक्टेड. बेटा जरूरी नहीं है इतना ज़्यादा गैप क्रिएट हो. प्लेट्स का इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, मास बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो गैप ज़्यादा क्रिएट नहीं हो, बट गैप आ जाएगा. पहले गैप बिल्कुल नहीं था, अब गैप आ जाएगा. फिर आगे इन्होंने क्या बोला देखो, अब ये बोल रहे हैं ड्रॉ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस. तो बच्चों इसके लिए कल हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मेटल प्लेट से फील्ड लाइन चाहे इमिट हो चाहे एब्जॉर्ब करे, हमेशा 90 डिग्री पे होती है. तो यही मेनली चीज़ है यहाँ पे अच्छे से करने की, कि हमें जैसे लाइंस बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे. ये प्लस क्यू से लाइंस निकल के यहाँ गई, फिर यहाँ से ये आपको कोई नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा लाइंस बनाइए, बट आप जितनी बनाइए उतनी एक्यूरेट बनाइए. जैसे ये वाली लाइन अभी एक और बना देते हैं हम इस तरह से, और इधर भी एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं बच्चों कुछ इस तरह से. तो मेन जो टारगेट है बच्चों वो क्या है कि प्लस से निकल के लाइंस माइनस पे जा रही है, वन थिंग. दूसरा ये एंगल जो है ना बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए. आप यहाँ मार्क कर दें कि ये 90 डिग्री पे है मेटल प्लेट से, ये चीज़ आप मार्क कर दें. सिमिलरली सेम वैसी ही लाइंस इधर की तरफ बन जाएगी. अब इसमें प्लस से निकल के माइनस पे जाएगी इधर भी, तो प्लस प्लेट के पास है तो प्लेट से पॉइंट चार्ज पे जाएगी. कुछ इस तरह से.
कुछ इस तरह से जाएगी बच्चों। तो इस तरह से ये 90 डिग्री पे इधर जाएगी। तो इस तरह से हम ये लाइंस बनाएंगे और एरो बनाना जरूरी है। कई बार बच्चे इसमें एरो ही नहीं बनाते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये लाइंस ड्रॉ कर देंगे बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेनली बच्चों क्या चीज़ है कि चार्ज का नेचर कैसा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, चार्ज का नेचर कैसा आ रहा है, और दूसरी चीज़ परपेंडिकुलरिटी कंडीशन। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेकंड पार्ट का। फील्ड लाइंस हमने बना दी। व्हाट विल हैपन टू व्हेन दे आर रिलीज, सो दे मूव फर्स्ट पार्ट को हम आंसर करें। बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट में हम लिख देंगे प्लेट्स विल मूव away from each other, or you can say detach। और बच्चों दूसरा पार्ट में हमें लाइंस ड्रॉ करवाइए, तो लाइंस विल बी लाइक दिस। लाइंस इस तरह से हो जाएगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यस, this is a question asked in CBSE and this is the given in NCERT also। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों। An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have a sudden break। तो why it is so, ऐसा क्यों होता है कि फील्ड लाइंस जो वो कंटिन्यूस होती है, सडनली ब्रेक नहीं होती। तो पहला जो है वो हमें ये समझना है कि फील्ड लाइन का काम क्या है। फील्ड लाइन आखिर किस काम आती है, दिखती तो है नहीं ये लाइंस, तो आखिर इनका काम क्या है। तो फील्ड लाइन का जो बेसिक पर्पस है वो है बच्चों, हम जानते हैं दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली। इनका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ फील्ड होगा वहाँ वहाँ फील्ड लाइन होगी। इसका अल्टीमेटली मतलब ये हुआ, जब ये फील्ड लाइंस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो जहाँ जहाँ पे फील्ड होगा वहाँ फील्ड लाइन होगी। सो द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जीरो नहीं होगा, the places where electric field exist, field line exist। वहाँ पे बच्चों फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। अगर हम यहाँ पे समझें इस चीज़ को, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, तो एक्चुअल में कोई भी चार्ज जो होता है या चार्ज सिस्टम जो होता है, एक्चुअल में उसका जो फील्ड होता है वो फील्ड लाइन उससे निकल के इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब ये जरूर है कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, जैसे इस पॉइंट पे मैं बोल दूँ कि फील्ड E1 है या E2 है, और फिर इनफाइनाइट पे जा कर के वो बच्चों जीरो होता है, उससे पहले जीरो नहीं होता। तो फिर इसका मतलब किसी भी चार्ज का फील्ड इनफाइनाइट तक है, उस चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक उसका फील्ड है, इनफाइनाइट तक उसका फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फील्ड लाइन भी उस चार्ज से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगी, बीच में क्यों टूटेगी। अब आप बोलेंगे, मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ कि फील्ड लाइन टूटती कब है, ये जरा समझना। तो अभी अपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, दिस इज़ वेरी गुड, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग ये जानते हैं, तो इस डायग्राम से मैं आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बच्चों आखिर फील्ड लाइन टूटती कब, जरा इस बात को समझें कि व्हेन फील्ड लाइंस हैव अ ब्रेक। तो इसको जरा देखें बच्चों, यहाँ पे आप देखो कि हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है बच्चों, एक माइनस क्यू है।
तो क्या होता है, ये बच्चों प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब फील्ड लाइंस क्या होती है, प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे जाती है, प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस पे जाएगी। तो इस तरह से फील्ड लाइंस जो है वो प्लस से माइनस जाती है, ये होता है। तो बीच में सडन ब्रेक नहीं आ रहा। अब इस डायग्राम को जरा देखिए, ये बेटा प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब मान लो कि ये पूरा मेटल ही है, जो बीच में जो गैप है उसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और हम मान लेते हैं कि ये पूरा एक मेटल है। मैं यहाँ पे जरा देखें आप, तो दिस इज कम्प्लीटली अ मेटल। तो ये चार्ज अपने मान लो छिपाई दिया, जो इंड्यूस चार्ज है। चलो नहीं भी छिपाते हैं तो जरा देखिए, दिस इज, ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ। तो ये बेटा मेटल है। अब ये मेटल आ गया पाथ में। तो एक्चुअल में जब मेटल बीच में आ जाता है, मेटल कंडक्टर, तो उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड जीरो होता है। तो मेटल के अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ तो फील्ड लाइन होनी नहीं चाहिए। तो फील्ड लाइन क्या होता है, इस चार्ज से स्टार्ट होके इसकी मेटल की सरफेस पे खत्म हो जाती है जाके, और फिर दूसरी साइड भी सरफेस से शुरू होके और इस चार्ज पे खत्म हो जाती है। लेकिन अब हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये फील्ड लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक तो आई, बट यहाँ टूट गई बीच में, यहाँ ब्रेक हो गया बच्चों, फील्ड लाइन सडनली ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक क्यों हो रहा है, जब भी मेटल रास्ते में आएगा तो वहाँ पे फील्ड लाइन टूटेगी, सडन ब्रेक आएगा। अब मेटल नहीं आके और कुछ भी आएगा तो फिर ब्रेक नहीं होगा। एक्चुअल में देखो, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो इसमें हम देखें तो मैं वापस से रीड्रॉ ही कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या होता है कि जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, अभी ऊपर अपने लाइन बनाई कि इन्फिनिटी तक जा रही है। अब मान लो ये मेटल शीट आ गई बीच में, ये मेटल आ गया। अब मेटल आ गया तो फील्ड लाइन, ये प्लस क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव, इस वाले फेस पे, सरफेस पे। तो फील्ड लाइन प्लस से निकल के माइनस पे जाएगी और फिर प्लस से निकल के इधर इन्फिनिटी पे जाएगी। लेकिन बीच में यहाँ पे सडन ब्रेक आ गया, सडन ब्रेक, ठीक है। सडनली फील्ड लाइन बच्चों यहाँ टूट गई। तो इसका मतलब टूटेगी कब, फील्ड लाइन सडन ब्रेक तब देगी बच्चों जब बीच रास्ते में कौन आएगा, कंडक्टर आएगा, मेटल आएगा। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर के अंदर क्या होता है, अगर आप नेचर के अंदर देखें तो ये जो मेटल्स हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो बच्चों अगर मेटल नहीं आता है और यहाँ पे मान लो कि ऐसा होता है कि फील्ड यहाँ जीरो हो गया, मेटल के अंदर फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलेटर आ जाए यहाँ पे, जैसे मेटल की जगह क्या आ जाए, इंसुलेटर, मेटल की जगह यहाँ पे आ जाता है बच्चों इंसुलेटर। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेटल के अंदर वो जीरो होता है। तो ये मेटल अगर बीच में आ गया तो फील्ड जीरो हो गया, तो जब फील्ड ही जीरो हो गया तो वहाँ फील्ड लाइन नहीं होगी। तो फील्ड जहाँ जीरो हो जाता है बच्चों, वहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं होती। फील्ड जहाँ जीरो हो जाता है बेटा, फील्ड लाइन वहाँ पे नहीं होती। फील्ड लाइन वहीं होती है जहाँ पे फील्ड होता है। अब जरा देखिए, वैसे आप डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कि जैसे इंसुलेटर आ जाता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं दो चीज़ रख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे मेटल, और दूसरा मैं चीज़ यहाँ पे रख रहा हूँ बच्चों इंसुलेटर। इंसुलेटर या मान लो कि पार्शियल मेटल, मतलब पूरी तरह मेटल नहीं है, दिस इज प्योर मेटल एंड दिस इज इंसुलेटर, जिसको बेटा डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे अगर मेटल आ गया तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आता है।
और दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ये चार्ज जो होता है ना, इसकी वजह से भी एक फील्ड होता है जो इस फील्ड को कैंसिल करता है और मेटल के अंदर फील्ड जीरो हो जाता है। जब यहाँ फील्ड ही जीरो हो गया तो फील्ड लाइन का क्या काम है यहाँ पे, क्योंकि फील्ड जहाँ जीरो हो जाता है वहाँ फील्ड लाइन नहीं होती, तो ये फील्ड लाइन यहाँ से हटा दी जाएगी, तो ये फील्ड लाइन नहीं बनाएंगे यहाँ पे। अब होता क्या है, जहाँ इंसुलेटर आता है, डाइलेक्ट्रिक आता है, वहाँ क्या होता है, तो बेटा वहाँ पे फील्ड कम हो जाता है, कम। जैसे लेट से यहाँ पे मान लो ये फील्ड था 100 वोल्ट पर मीटर का या न्यूटन अपॉन कूलाम, 100 न्यूटन अपॉन कूलाम और 100 वोल्ट पर मीटर एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये 50 वोल्ट पर मीटर का हो जाए, कम हो जाएगा बट जीरो नहीं होगा। तो फील्ड तो अभी भी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फील्ड है तो यहाँ पे फील्ड लाइन होगी, तो इसका मतलब फील्ड लाइन टूटेगी नहीं। तो फील्ड लाइन एक ही केस में टूटेगी जब मेटल बीच में आ जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक, अब नेचर की कंडीशन की बात करें हम नेचर के अंदर, तो नेचर के अंदर अगर आप बात करो बच्चों, तो ये जो एल्यूमिनियम कॉपर है, ये प्योर जो मेटल्स होते हैं, ये तो हम लोग मतलब ओर निकालते हैं, फिर ओर से एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल को निकालते हैं। तो नेचर के अंदर प्योर मेटल तो एग्जिस्ट करते नहीं है, वो तो हम बनाते हैं निकाल के, उसमें मेटलर्जी की बहुत सारी प्रोसेस करके हम निकालते हैं। तो नेचर में तो प्योर मेटल होगा ही नहीं। तो बेसिकली नेचर में जो भी होगा वो डाइलेक्ट्रिक होगा, वो कम आधा मेटल हो सकता है, आधा इंसुलेटर हो सकता है, प्योर मेटल नहीं होगा। तो फिर कंडक्टर प्योरली नहीं होगा तो फील्ड लाइन क्यों टूटेगी? फील्ड लाइन तो तब टूटेगी जहाँ फील्ड जीरो होगा। फील्ड जीरो कहाँ होगा? जब प्योर मेटल आएगा। अब जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आएगा वहाँ फील्ड कम हो जाएगा बट जीरो तो नहीं होगा, तो फील्ड लाइन्स क्यों टूटेगी? तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, ये आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब हम आंसर लिखते हैं इसका। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ए पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ बच्चों पहले मैं। यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव sudden break. Sudden breaks when metal, or you can say conductor, comes in the path of line. तो हम यहाँ पे ये डायग्राम प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर पाथ में मेटल आ जाता है देन तो वो सडन ब्रेक हो सकता है। बट इन नेचर प्योर मेटल डज नॉट found generally all mediums। अब उसमें अर्थ भी आ गया, उसमें एयर भी आ गई, आपका एटमॉस्फेयर भी आ गया, चाहे उसमें वैक्यूम आ जाए बच्चों जो कि परफेक्ट इंसुलेटर, आर either perfect or partial insulators, means dielectric medium। So field become weaker but not zero। So field line exists everywhere, does not suddenly break। ठीक है, फील्ड लाइन कभी भी सडन ब्रेक के साथ नहीं आएगी।
ऑलमोस्ट हर जगह पे फील्ड लाइन बच्चों एग्जिस्ट करेगी, ऐसा सडन ब्रेक आएगा नहीं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये सडन ब्रेक तो तभी आएगा जब प्योर मेटल रास्ते में आ जाए, और जनरली प्योर मेटल होता नहीं है दुनिया में। जो भी चीज़ें आपके आसपास है, अगर प्योर मेटल है तो वो आपने प्योर मेटल और से एक्सट्रैक्ट करके मेटलर्जिक प्रोसेस से बनाया है। जनरली प्योर मेटल वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। तो फील्ड लाइन से डाइलेक्ट्रिक की खास बात होती है कि वहाँ पे फील्ड वीक हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये फील्ड ई है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होता है वो ई अपॉन के टाइम्स हो जाता है, वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस के को हम लोग एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो फील्ड उतना टाइम्स कम हो जाता है, बट जीरो नहीं होता। फील्ड लाइन टूटने या फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करने का सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे जो है वो फील्ड ही ना हो, क्योंकि फील्ड लाइन का काम तो फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो ये साइड में बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी कंसेप्ट है बच्चों, मैं आपको यहाँ साइड में बताता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, और मेन कंटेंट जो एग्जाम में लिखना होता है वो इधर में लिखता जाऊँगा। तो आप अपने कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए और साथ में क्वेश्चंस को भी करते रहिए, जिससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो जनरली इसका आंसर आप लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। लेट से बच्चों ये कोई फील्ड लाइन है और ये कोई अनदर फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे दो फील्ड लाइन, इसको रिवर्स वे में आंसर देना पड़ता है। ये सपोज करो कि ये लाइंस कट कर रही है, ये सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन है, फर्स्ट सेकंड। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाऊं, तो फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाऊं, तो वो इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। तो बेटा ये पॉइंट जो है, ये स्पेशली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो दोनों लाइन्स के ऊपर आ रहा है। तो ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकता हूँ मैं, एक फर्स्ट लाइन पे, एक सेकेंड लाइन पे। तो सेकेंड लाइन कहेगी कि ई टोटल इधर है, ई टोटल। तो अब बात होती है कि जो टेंजेंट होती है ना, वो क्या होता है, इंडिविजुअल फील्ड्स को नहीं बताती। जो फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो नेट फील्ड या टोटल फील्ड को बताती है। अब एक पॉइंट के ऊपर, जैसे ये पॉइंट है, इस एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस एक पॉइंट पे टोटल फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो सकता। जैसे फॉर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो F1 100 न्यूटन का, और एक फोर्स कोई पीछे लगा रहा है F2 50 न्यूटन का। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक ही पॉइंट पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो एक पॉइंट पे दो फोर्स क्या 10 फोर्स हो सकते हैं, दो फील्ड क्या 10 फील्ड हो सकते हैं। बट बात आती है टोटल की, नेट की। तो आप कहोगे, मैं कहता हूँ कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स बनाओ, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पे नेट फोर्स बनाओ, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, ये छोटा है, अपोजिट है, तो माइनस कर दो। तो आप कहोगे कि 100 माइनस 50, तो 50 न्यूटन नेट आ गया, नेट फोर्स आ गया। और डायरेक्शन कौन सी आएगी इसकी, राइट साइड में। तो अगर नेट या टोटल की बात हो रही है तो उसका एक वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू, और एक यूनिक डायरेक्शन होगी। अगर यूनिक वैल्यू या 10 नंबर्स को आप ऐड करते हो, लास्ट में एक ही आता है। तो अगर इसका यूनिक वैल्यू और यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर ये टोटल कैसे हुआ। टोटल का मतलब है सबका एडिशन। तो टोटल के पास दो वैल्यू और दो डायरेक्शन बच्चों नहीं हो सकते, फिर वो टोटल नहीं है, फिर वो नेट नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट है वो नेट फील्ड को बताती है। तो नेट अगर है तो फिर वो दो तरफ क्यों होगा, या तो फिर वो नेट नहीं है, और अगर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर वो दो में डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। बट इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सो इसका आंसर भी रिवर्स में लिखेंगे। इफ टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट, ये आपका मैग्नेटिक लाइंस में भी यही क्वेश्चन सेम आंसर होगा, सेम मेथड के साथ। इफ टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट then at that point two tangents can be drawn in two different directions, but net electric field
cannot have two different direction at a single point। एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। एट एनी पॉइंट टोटल और नेट, यू कैन से टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैव यूनिक वैल्यू एंड डायरेक्शन। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि फील्ड जो है वो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में हो, फिर वो टोटल नहीं है। कई बार हम लोग लर्न कर लेते हैं कि ये जो टेंजेंट होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, वो सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक Q1 चार्ज हो, एक Q1 चार्ज हो, एक Q2 चार्ज हो, Q1 की वजह से फील्ड इधर हो और Q2 की वजह से इधर हो, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है। तो वास्तव में हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो टेंजेंट है वो इंडिविजुअल फील्ड्स को नहीं बताती, इंडिविजुअल चार्जेस की, ये टोटल को बताती है, और टोटल एक पॉइंट पे दो नहीं हो सकते। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्केच द फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर शोन इन फिगर। तो बच्चों ये होलो सिलेंडर है। अब इसमें जो डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मैं चाहूँगा इसको मोर बेटर तरीके से समझें। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इसमें जो चार्ज इन्होंने दिखाया है, एक्चुअल में होलो सिलेंडर है तो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। चार्ज कहाँ पे होगा जरा वो हम समझें। तो चार्ज इसके सरफेस पे होगा। तो अगर ये टॉप वाले सरफेस की हम बात करें या बॉटम वाले की, तो चार्ज बेटा सरफेस पे होगा। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि होलो सिलेंडर है तो चार्ज ओनली सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे होगा। इसमें भी तो चार्ज इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो फिर उस केस में लाइंस कैसे होगी। अब एक्चुअल में 3D फिगर है तो बनाना तो पड़ेगा ही हमें। तो ये लाइन जैसे मैंने इस तरह से बना दी, पॉजिटिव से लाइंस निकलती है, ये लाइन इस तरह से बना दी। कुछ लाइंस ऐसे भी जाएगी, ऐसे बनानी पड़ेगी आपको, कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप 3D को 2D में दिखाना चाह रहे हो। अब ये तो आप बना देंगे, पर इसके अलावा एक डायग्राम और अच्छे से बनाएंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि बच्चे ने कितना अच्छे से बनाया है। तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी इसमें। बॉटम फेस पे भी इस तरह से ही बनेगी। तो आप एक काम करिए, एग्ज़ाम के अंदर आप इसका टॉप व्यू बना के आइए। जैसे लेट से कि आप ऐसे आई बना दीजिए कि आप इधर से देख रहे हैं। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पे साइड में बच्चों आप बनाइए इसका टॉप व्यू। तो एग्जाम में आप टॉप व्यू जरूर बनाइए। अब सिलेंडर को अगर हम टॉप से देखते हैं तो हमें एक सर्कल दिखता है। तो अगर आप इस सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने ड्रॉ किया वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर इसमें लाइंस बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। मेटल के परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए ये सारा काम बड़ा आसान होगा। हम इस तरह से लाइंस को दिखा पाएंगे बड़े आसानी से। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइए एग्ज़ाम में ताकि क्लियरिटी रहे।
चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखिए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है। तो देखें इस क्वेश्चन को अच्छे से और ख़ुद सोल्व करें और फिर सॉल्यूशन को देखना है बेटा। तो देखो, हमारे को दिया हुआ है पॉइंट चार्ज दिया हुआ है एक प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मेटल शेल। तो देखो इसमें क्या होगा, ये सेल मेटल स्फेरिकल शेल बना देते हैं। सबसे पहले शेल में क्या होता है, थिकनेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर फिर भी कुछ तो होती है ठीक ठाक। तो हम एक सेल बना देते हैं, जिसे यहाँ पे बना दिया ये। तो ये शेल हमने बना दिया। अब ये जो शेल है, इसमें क्या होगा कि इन्होंने बोला सेंटर से r/2 पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, तो ये इसका सेंटर हो गया। और सेंटर से कितना दूर चले, r/2 मतलब मिडिल में यहाँ पे। तो यहाँ रखा है एक प्लस क्यू। अब ये कह रहा है कि आप फील्ड लाइंस बनाइए। तो एक्चुअल में होता क्या है, मेटल के अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, तो प्लस क्यू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर फेस पे डेवलप होंगे। और अगर ये चार्ज जो है वो अगर मान लो सेंटर पे होता ना, बिल्कुल मिड में, तब तो ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता अंदर वाले फेस पे। बट इसमें है क्या कि ये चार्ज जो है राइट साइड में है मेनली, तो इधर चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, मतलब कम चार्ज सरफेस एरिया पे आएगा, और इधर ज़्यादा डेंस रहेगा। अगर ये सेंटर में होता तो यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ आता। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आउटर सरफेस है उस पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों रहेगा, उसका रीज़न है क्योंकि इनर का इफेक्ट आउटर जा ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं जा पाएगा, तो एक्चुअल में मेटल शेल के अंदर ये बीच का जो गैप है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। मेटल के अंदर सरफेस पे ज़ीरो नहीं होता, बट अंदर तो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ज़ीरो है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो आप कहेंगे कि मैं बोलता हूँ कि अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा, मतलब प्लस क्यू है तो माइनस क्यू अंदर इंड्यूस होगा, प्लस क्यू बाहर। तो जितना चार्ज अंदर रखा उतना ही इंड्यूस क्यू होगा। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी। तो मैंने यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस बना दी। तो ये क्या है, ये है गॉसियन सरफेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, अंदर फील्ड मेटल के ज़ीरो होता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन से हटके मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चंस के अंदर भी। फील्ड लाइंस तो हम फटाफट से भी ड्रॉ कर ही लेंगे। आप इस चीज़ को इस साइड भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इस पे डुप्लीकेसी है। अब इसमें क्या होगा कि चलो इधर ही हम समझते हैं ऐसा क्यों होगा। तो अगर हम गॉस थ्योरम लिखें, इंटीग्रल E.dA इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड, टोटल चार्ज जो अंदर होता है, अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अब यहाँ गॉसियन, ये E क्या होता है, गॉसियन सरफेस के पॉइंट्स पे फील्ड होता है। अब गॉसियन सरफेस कहाँ है, शेल के सरफेस के अंदर है। तो यहाँ तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हमने देखा, यहाँ तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है गॉसियन सरफेस पे ज़ीरो। तो जैसे आप E का वैल्यू ज़ीरो डालोगे, तो अगर आप इंड्यूस चार्ज जो है उसको Q1 भी मान लो, तो इसको जीरो डालोगे तो अंदर चार्ज कितना है, एक तो प्लस क्यू रखा हुआ है, और इंड्यूस को आप Q1 मान लो, तो टोटल हो गया प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से प्लस Q1 इक्वल टू जीरो आएगा, और Q1 इक्वल टू माइनस क्यू आएगा। तो Q1 का वैल्यू माइनस क्यू आ गया बच्चों। मतलब ये हुआ कि अंदर जितना रखा है उतना ही इंड्यूस होगा अंदर। तो फिर मेटल के ऊपर चार्ज तो कांस्टेंट है ना। अब ये तो हुआ गॉस थ्योरम। ये कुछ बातें आप सीखते जाएंगे तो आपको हेल्प करेगी आगे। अब मेटल जो है शेल, मेटल शेल कैसा है, आइसोलेटेड है, मतलब वो कहीं टच में नहीं आ रहा। तो मेटल शेल आइसोलेटेड है। अगर मेटल शेल आइसोलेटेड है तो उस पर नेट चार्ज जो है इनिशियली और नेट चार्ज फाइनली, इसे चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं, वो बराबर रहना चाहिए। अब इनिशियली तो कुछ चार्ज था ही नहीं मेटल शेल को, तो हमने कुछ दिया ही नहीं, केवल अंदर एक r/2 पे रखा हुआ है, तो इनिशियली जीरो था। अब कितना हुआ, अंदर वाले फेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया,
और बार वाले फेस पे कुछ भी मान लो आप Q2, तो यहाँ से Q2 का वैल्यू आ जाएगा प्लस Q, क्योंकि टोटल चार्ज मेटल का अगर पहले 0 था तो अभी भी 0 ही रहना चाहिए, तो बाहर प्लस Q इंड्यूस हो गया। अब बात आती है फील्ड लाइंस बनाने की। तो मेटल सरफेस में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, पहले बहुत बार समझाता आ रहा हूँ बच्चों प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, कि लाइंस हमेशा मेटल सरफेस पे 90 डिग्री पे ही होती है। तो जैसे मैं इस प्लस Q से लाइन से स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने ये लाइन एंड करी, यहाँ पे ये लाइन एंड करी, तो ये सरफेस से 90 पे ही एंड करनी है आपको। यहाँ पे ये लाइन हम एंड करेंगे तो ये 90 डिग्री पे ही करनी है। और यहाँ पे आप ज़्यादा लाइन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव, अगर ये सेंटर में होता तो बड़ा यूनिफॉर्म सा बनता, लेकिन अब यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ हम ज़्यादा लाइंस ही बनाएंगे। फील्ड लाइन डेंसिटी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वहाँ पे कम लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बनानी पड़ेगी आपको, ऐसे इस तरह से प्लस से निकल के माइनस पे जाएगी, यहाँ पे इधर भी ये लाइन जाएगी, यहाँ पे इधर भी ये लाइन जाएगी, पर इधर लाइंस कम बनेगी क्योंकि इधर फील्ड वीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइंस ऐसे प्लस से निकल के माइनस पे जा रही है। अब देखो, जैसे ही मेटल के इनर फेस पे जाके टर्मिनेट हो गई, अब यहाँ सडन ब्रेक आ गया बीच में। सडन ब्रेक क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ मेटल आ गया। तो ये हमने फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर बना दी कि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा बना दी। अब बाहर तो इसका इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहीं फील्ड 0 हो गया, तो बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। तो अंदर वाले चार्जेस, एक अंदर फील्ड यहाँ होगा अच्छा खासा, फिर यहाँ 0 होगा, और बाहर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाहर लाइनें बड़ी यूनिफॉर्मली बनेगी। बाहर आप कहीं भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्मली बना दीजिए 90 डिग्री टू सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिफॉर्मली बना देंगे। तो बाहर हम यूनिफॉर्मली फील्ड लाइंस को बना देंगे, क्योंकि बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, वो अंदर वाले से अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से बाहर वाली लाइंस हम लोग बच्चा बना देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, अच्छा क्वेश्चन था। ये इसका करेक्ट डायग्राम होगा बच्चों। और अंदर जितना मेटल में खास बात ये कि अंदर आपने जितना रखा उतना इंड्यूस होगा, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अंदर अपोजिट नेचर का होगा, पर जितना आपने रखा है उतना ही होगा, और बाहर भी उतना ही होगा। अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब चार्ज के पास वाले पॉइंट्स पे जहाँ चार्ज रखा है वहाँ ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, और दूर वालों पे कम इंड्यूस होगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहर प्लस क्यू आएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, कहीं अगर आपसे पूछे कि आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो आप लिखेंगे क्यू अपॉन इसका जो 4πr² लिख देंगे आप। लेकिन आपको अगर इनर वाले पे पूछे तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, तो अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो अंदर आप नहीं लिख पाएंगे चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जनरली या तो वो आउटर पे पूछेगा, और अगर इनर और आउटर दोनों पे पूछता है बच्चों, तो वो तभी पूछेगा जब ये चार्ज सेंटर पे होगा, ताकि अंदर और बाहर चार्ज पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तभी पूछेगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हेन Q1 इक्वल टू Q2 एंड व्हेन Q1 ग्रेटर देन Q2। तो देखो सिंपली कंसेप्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो जैसे इन्होंने फर्स्ट केस अपने को दिया कि इन्होंने बोला कि Q1 इक्वल टू Q2। अब हालांकि लाइंस को कोई काउंट नहीं कर सकता, बट फिर भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से लाइंस बनाते हैं। तो Q1 और Q2 इक्वल है, तो नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस भी सेम बनेगी, N1 इक्वल टू N2। और सेकेंड वाले केस में क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड वैल्यू ग्रेटर है Q2 से, तो नंबर ऑफ लाइंस जो Q1 से बनेगी वो ज़्यादा बननी चाहिए Q2 से। अगर डबल होता तो जस्ट डबल ही बनाते, बट ग्रेटर बोल दिया तो ग्रेटर ही, मतलब कुछ भी नंबर बनाए पर ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करेंगे। और अगर ये बोलता कि Q1 Q2 का जस्ट डबल है तो डबल लाइंस बनाते, ट्रिपल है तो ट्रिपल लाइंस बनाते। तो उसी तरह से इसमें लाइंस बनानी है। अब इसमें हमें तो ऐसा बोला नहीं है कि Q1 और Q2 में से कौन प्लस कौन माइनस है, तो अगर ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो बाय नेचर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे इसको। सो दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। अब देखो इनका जो मिड पॉइंट है ये एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे इन दोनों के फील्ड कैंसिल हो रहे होंगे इक्वल अपोजिट, तो यहाँ फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है ये। तो फील्ड लाइंस
जो है वो Q1 और Q2 से जब हम बनाएंगे तो इक्वल नंबर में बनाएंगे। मान लो दोनों पॉजिटिव है तो एक लाइन हमने ये बना दी। अब कितनी बनाई है बट इक्वल बनाई, एक आपने ये बना दी, एक आपने ये बना दी, 3 लाइन्स, 4 5। तो इस तरह से अगर लेट से 6, ये हमने 7 लाइन्स बना दी। तो यहाँ पे हमने कितनी लाइन्स बनाई है Q2 से, 3 and 3 6 लाइन्स बनाई है। तो 6 ही हम Q1 से बनाएंगे। तो इस तरह से हम इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वी विल ड्रॉ फॉर बोथ Q1 एंड Q2। नाउ सेकेंड पार्ट में बोला है Q1 ग्रेटर देन Q2। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट जो है बिल्कुल मिडिल में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि Q1 Q2 इक्वल है तो यहाँ कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाइन इस रीजन में नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया Q1 Q2 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो फील्ड लाइंस भी हम ज़्यादा बना देंगे। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ लाइंस Q1 के लिए ज़्यादा कर देंगे। वी विल ड्रॉ सम एडिशनल लाइंस। एंड नाउ न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा, तो अगर Q1 और Q2 में से अगर एक चार्ज ग्रेटर मैग्नीट्यूड का है तो हमें पता है कि स्मॉलर चार्ज के पास ही न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलता है, जहाँ फील्ड जीरो होता है छोटे वाले के पास। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, छोटा कौन अब की बार, Q2 छोटा है क्योंकि Q1 तो Q2 से बड़ा है। तो अब आपके न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है आपको, अब आपको ये Q2 के पास मिलने वाला है। तो Q2 के पास न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो वहाँ पे कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला है जहाँ पे फील्ड जीरो होता है, वो न्यूट्रल पॉइंट अब आपको Q2 के पास में मिलेगा। सो देयर शुड नॉट बी एनी लाइन एट अ पॉइंट नियर Q2, दिस इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ लाइंस नहीं होनी चाहिए, और Q1 ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर दो। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जस्ट रिसेंटली 2021-22 में क्वेश्चन पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2Q एट अ डिस्टेंस R इज ई। तो जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन को रीड करते जाओ एंड द सिचुएशन को ड्रॉ करते जाओ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना, पॉइंट चार्ज का वैल्यू 2Q, कितना डिस्टेंस पर बोला है, R डिस्टेंस पे, कितना फील्ड बोला है E। सो दिस इज़ द चार्ज, पॉइंट चार्ज जो है वो 2Q हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज़ 2Q, और इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें E बोला है। तो R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेंगे। तो हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू था K इंटू चार्ज इज गिवन 2Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, KQ/R² होता है। तो यहाँ पे ये 2KQ/R² आ गया बिकॉज चार्ज इज 2Q नॉट Q। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। The magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius capital R with total charge Q। तो दूसरा शेल ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज अ शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, और इस सेल के ऊपर चार्ज कितना बोला है, Q बोला है, नॉट 2Q। इसके ऊपर चार्ज Q है। तो अब इसके सेंटर से हम R डिस्टेंस पे हमें फिर से बोला है R/2 डिस्टेंस पे। तो सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे इफ दिस डिस्टेंस इज R, तो ये जो डिस्टेंस R हमने अबव क्वेश्चन में लिया, अबव केस में लिया था, उसका जस्ट हाफ डिस्टेंस हमें लेना है। अब इसमें बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप होगा कि ये पॉइंट सेल के अंदर होगा कि सेल के बाहर, क्योंकि सेल के अंदर होगा तो फील्ड जीरो हो जाएगा, और सेल के बाहर होगा तो फिर आपको KQ/R² लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया इन्होंने कि स्मॉल r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन इस कैपिटल R। इन्होंने बोला स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से। तो स्मॉल r कैपिटल R से बहुत बड़ा है, और पॉइंट आपको लेना है R/2 डिस्टेंस पे। तो इस दोनों की तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड भी कर दूँ तो स्मॉल R/2 भी बहुत बड़ा होगा कैपिटल R/2 से। अब बहुत बड़ा होने का मतलब क्या है कि आउटसाइड पॉइंट, ये पॉइंट बाहर होगा ना कि शेल के अंदर होगा। तो बाहर होगा
तो बाहर वाले पॉइंट पे शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे उसका सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर ही हो। तो बाहर जो फॉर्मूला लगाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो मान लो ई डेस मैंने लिखा, तो ई डेस का वैल्यू आएगा के, शेल पे चार्ज है क्यू, और अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस कितना है r/2 का स्क्वायर, तो r²/4 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 4kq अपॉन बेटा ये हो जाएगा 4kq अपॉन r²। दिस इज इक्वेशन 2 एंड नाउ वी विल डिवाइड 2/1। हम 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट ई डेस बाई ई इक्वल टू 2, देयरफॉर ई डेस विल बी ट्वाइस ऑफ ई। तो ई डेस का वैल्यू ई से डबल हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ई डेस विल बी ट्वाइस ऑफ ई। So students, is sufficient for this lecture. The remaining questions we will continue in next lecture. Now अगर बच्चों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।